किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल जीनस ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूं। तो आज हम बात करेंगे कि गाय और भैंसों में जो अबॉर्शन की प्रॉब्लम है, अबॉर्शन की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो अबॉर्शंस के इन्फेक्शियस रीजंस कौन कौन से होते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से किन किन इन्फेक्शंस की वजह से हमें गाय और भैंसों में अबॉर्शंस देखने को मिलते हैं और उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले अबॉर्शन होता क्या है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो अबॉर्शन होता है प्री मैच्योर एक्सपल्शन, कि जब एक नॉर्मल काविंग के टाइम से पहले कोई भी एनिमल अपने बच्चे को फेंक देता है, बच्चे को फीटस को एक्सपेल कर देता है, मरे हुए फीटस को एक्सपेल कर देता है, या तो फीटस एट द टाइम ऑफ बर्थ मर जाता है, उस चीज को हम एबॉर्शन बोलते हैं। तो अगर ये एबॉर्शन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको हम इन्फेक्शियस एबॉर्शन बोलते हैं, कि नॉर्मल काविंग से पहले एनिमल ने मरे हुए बच्चे को फेंक दिया, बच्चे को एक्सपेल कर दिया। तो इन्फेक्शियस अबॉर्शन वो अबॉर्शंस होते हैं जो किसी कीटाणु की वजह से होते हैं, बेसिकली किसी पैथोजन की वजह से होते हैं। वो बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, या फंगस से हो सकते हैं। अलग अलग पैथोजन्स की वजह से अबॉर्शंस, इन्फेक्शियस अबॉर्शंस हो सकते हैं। अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें फार्म लेवल पे, तो बहुत सारे सर्वेज में ये देखा गया है कि इंडिया में अगर हम हर्ड लेवल की बात करें तो 4 से 6% का इंसिडेंस अबॉर्शंस का देखने को मिला है, कि 100 में से 4 से 6 एनिमल्स में अबॉर्शन नोट किया गया है। और कई ऑर्गेनाइज्ड हर्ड्स में जिनमें इन्फेक्शियस ओरिजिन का अबॉर्शन पाया गया है, एक हर्ड में 28% तक भी इंसिडेंसेस देखे गए हैं जब अबॉर्शन जो है इन्फेक्शन की वजह से पूरे फार्म में स्प्रेड हो जाता है। तो इवन 27-28% तक के इंसिडेंस भी इन्फेक्शियस अबॉर्शंस में इंडिया में देखे गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से कीटाणु, कौन कौन से पैथोजेंस, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कौन कौन से पैथोजेंस अबॉर्शंस करते हैं इंडियन कंडीशंस में। सबसे कॉमन कौन कौन से पैथोजेंस हैं हमारे इंडिया की कंडीशंस में। तो सबसे कॉमन जो प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, जो अबॉर्शन इंडियन नॉर्थ इंडिया की एक स्टडी हुई थी, 2500 एनिमल्स की स्टडी हुई थी, मोर देन 25 to 30 फार्म्स की स्टडी थी। तो उसमें देखा गया था कि नियोस्पोरा कैनाइनम जो एक प्रोटोजोआ है बेसिकली, तो उससे बहुत से अबॉर्शंस के केसेस इंसिडेंसेस देखने को मिले नॉर्थ इंडिया में। 10.5% इंसिडेंसेस टोटल अबॉर्शन में से सिर्फ और सिर्फ नियोस्पोरा कैनाइनम के थे। और बफलोज में ये अबॉर्शन 21%, टोटल अबॉर्शंस में से 21% सिर्फ नियोस्पोरा कैनाइनम ने किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी थी। इसमें देखा गया कि नियोस्पोरा कैनाइनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन है जो कि नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में अबॉर्शन करता है। दूसरा ब्रुसेल्ला अबॉर्टस, जिसका कि हमें सबको पता है। ब्रुसेल्ला एक कीटाणु है, बैक्टीरिया है। इसका इंसिडेंस नॉर्थ इंडिया की स्टडीज में देखा गया कि टोटल अबॉर्शंस में से 24% अबॉर्शंस, कैटल में हम बात करें, अगर गाय में हम बात करें तो 24% अबॉर्शंस ब्रुसेल्ला अबॉर्टस की वजह से होते हैं। फिर आते हैं बोवाइन हर्पिस वायरस और बोवाइन वायरल डायरिया वायरस। ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरस हैं। इनकी वजह से भी हमारे इंडियन कंडीशंस में, नॉर्थ रीजन की बात करें या हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, तो बोवाइन हर्पस वायरस और बोवाइन वायरल डायरिया की वजह से भी बहुत से अबॉर्शंस होते हैं वायरस की वजह से। तो 1088 एनिमल्स की स्टडी की गई थी नॉर्थ में, तो उसमें देखा गया 56% एनिमल्स में बोवाइन हर्पस वायरस और आईबीआर इन्फेक्शन के या बोवाइन वायरल डायरिया इन्फेक्शन के एंटीबॉडीज मिले। मतलब 56% एनिमल्स में किसी ना किसी टाइम पे बीएचवी, बोवाइन वायरल डायरिया या बोवाइन हर्पिस वायरस का, वायरस ने कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्ट किया था और उसमें 56% एनिमल्स में एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं। मतलब ये भी एक बहुत ही कॉमन पैथोजन है जो कि हमारी इंडियन कंडीशंस में अबॉर्शन करता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें तो ज़्यादा आइडिया होता है ब्रुसेल्ला का, लेकिन ब्रुसेल्ला के अलावा भी आप देखिए ये इंपॉर्टेंट
कीटाणु और जीवाणु हैं जो इंडियन कंडीशंस में अबॉर्शंस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायग्नोसिस। कैसे हम पता करें कि किस बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ ने हमारे फार्म पे इन्फेक्शन किया है। तो इसको करने के लिए दो ही चीज़ों से हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई। एक तो उसकी सीरोलॉजी, ब्लड एस्टिमेशन से, या मॉलिक्यूलर मेथड से। सीरोलॉजी का मतलब है कि उसके ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज का डिटेक्ट करना कि किस कीटाणु, किस जीवाणु, किस बैक्टीरिया, किस वायरस, किस प्रोटोजोआ की उसके ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज हैं। जिस प्रोटोजोआ, जिस वायरस की अगेंस्ट हमारे एनिमल में एंटीबॉडीज मिलेंगी, वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन से हमारे एनिमल में अबॉर्शन हुआ होगा। तो सीरोलॉजी में हम एलाइसा टेस्ट करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और हम फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग भी इस सीरोलॉजी एग्जामिनेशन में करते हैं, जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें से सीरम निकाल के उसमें एंटीबॉडीज के अगेंस्ट उसको देखा जाता है कि किस इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज हमारे एनिमल के ब्लड में है, या जो बच्चा उसने फेंका उसके एनिमल के ब्लड में है। दूसरा, मॉलिक्यूलर लेवल के मेथड्स, जिसमें हम डीएनए एस्टिमेशंस करते हैं। तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक टेस्ट होता है, तो जिसमें ब्रुसेल्ला अबॉर्टस के जीन्स की डिटेक्शन की जाती है, उसके डीएनए को एम्पलीफाई करके उसके जीन की डिटेक्शन की जाती है। इसको हम स्पेसिफिकली ब्रुसेल्ला और नियोस्पोरा के इन्फेक्शंस में हम टेस्ट को करते हैं। तो सोनली हम सिर्फ एंटीबॉडीज एस्टिमेशन से और पीसीआर के मेथड से ही हमारे लेवल में, हमारे हर्ड में, हमारे फार्म में किस बीमारी की वजह से अबॉर्शंस हो रहे हैं, इन दो टेस्ट की वजह से हमें पता लगता है। अगर हमारे फार्म में कहीं ना कहीं अबॉर्शन चलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें ब्लड सैंपल एस्टिमेशन से जल्द इन 3 या 4 जो मेन पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट हमें सीरोलॉजी एस्टिमेशन जो है करनी पड़ती है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन का पता लगा सकें और उसको, उन एनिमल्स को बाकियों से अलग करके अपने हर्ड को अबॉर्शन वाली स्टॉर्म से बचा सकें। रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस अबॉर्शंस, की इन्फेक्शियस अबॉर्शन जब होते हैं उसके साथ क्या रिस्क फैक्टर्स एसोसिएट होते हैं। तो जब भी हमारे फार्म में अबॉर्शन होता है, पुअर डिस्पोजल ऑफ अबॉर्टेड फीटस, मतलब हमारे फार्म में फीटस अबॉर्ट हुआ या बच्चा मर गया, उसका अबॉर्शन हुआ और उसका जो प्लेसेंटा था हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया, वहीं फार्म में बहुत देर वो गिरा रहा, तो क्या होगा, अगर वो इन्फेक्शियस रीजन है, ओरिजिन का है, किसी पैथोजन की वजह से अबॉर्शन हुआ है, तो उसके कीटाणु सारे घास में और सारे बाकी एनिमल्स के चारे में या पानी में फैल जाएंगे और वो बाकी एनिमल्स में भी अबॉर्शन करेगा। तो जितनी जल्दी हो सके, जब भी किसी एनिमल में अबॉर्शन होता है, तो उसके कंटेंट्स, उसके जो डिस्चार्ज होते हैं, उसका जो फ्लूइड्स होते हैं, उनको बाकी एनिमल्स के कंटेक्ट में ना आने दें, उनको बिल्कुल जल्द से जल्द जहाँ पे भी अबॉर्शन हुआ उस पूरे एरिया को जल्दी से जल्दी डिसइंफेक्ट करें और उस जो फीटस है और उसके जो प्लेसेंटल पार्ट है उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। या तो कहीं आप दबा दें या उसको प्रॉपर लाइम उस पर दबा के उस पर लाइम का छिड़काव करें, चूने का छिड़काव करें, या उसको किसी अच्छी जगह पे डिस्पोज ऑफ करें। जितनी देर वो फार्म पे रहेगा, आपके इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ कि फार्म पे जब भी कोई एनिमल में हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन है, कि उसमें पहले अबॉर्शन हुआ है और बाद में वो एनिमल रिपीटर बन चुका है, अब वो कंसीव ही नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि उसमें एनिमल में ब्रुसेल्ला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि उसमें, उसके ब्लड में ब्रुसेल्ला का इन्फेक्शन अभी भी है। तो जब भी वो हीट में आएगा, जब भी वो डिस्चार्जेस देगा, तो वो डिस्चार्ज जो है बाकी एनिमल्स को कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी एनिमल में अबॉर्शन की हिस्ट्री है और वो रिपीटर बन चुका है, रिपीट ब्रीडर बन चुका है, तो उसमें आप ब्रुसेल्ला की टेस्टिंग जरूर कराएं। अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो उसको बाकी एनिमल से सेग्रीगेट कर दें, अलग कर दें बाकी बाड़े से। दूसरी चीज़, स्ट्रे डॉग्स, जो भी आवारा डॉग्स होते हैं, उनको फार्म में सामने एंट्री बिल्कुल ना दें। ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ये होस्ट होते हैं नियोस्पोरा इन्फेक्शन के, जो कि प्रोटोजोआ हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ है जो गाय और भैंसों में अबॉर्शन करता है। तो वो जो उसके जो कीटाणु हैं डॉग्स में नॉर्मल उनके हैबिटेट में होते हैं। तो जब भी डॉग्स की प्रेजेंस हमारे फार्म में ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा रिस्क रहेगा कि नियोस्पोरा की इन्फेक्शन हमारे फार्म में ज़्यादा हो। तो फार्म में बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपके
SOPs होने चाहिए कि कोई भी स्ट्रे एनिमल्स आपके फार्म में एंटर ना करे। दूसरी चीज़, जब भी आप एनिमल को परचेज करते हैं, कोई भी गाय या भैंस आप परचेज करके दूसरे फार्म से लाते हैं, तो उसको प्रॉपर क्वारंटाइन में रखें। पहले उसके प्रॉपर ब्रुसेला के IBR के टेस्ट करें, सारे पैथोजेंस के टेस्ट करवाएं, फिर 15 दिन का क्वारंटाइन रखें, उनको बाकियों से अलग रखें, फिर 15 दिन बाद एक उनका फिर से रिपीट सैंपल आप भेजें सारे टेस्टिंग के लिए। जब वो फ्री फ्रॉम ऑल टेस्ट या नेगेटिव आ जाएगा, तब उनको आप 15 से 20 दिन के बाद बाकी एनिमल्स के साथ मिलाएं। दूसरी चीज़, पुअर हाइजीन और हाउसिंग मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है और अबॉर्शन होने पे आप कंटामिनेट होने दे रहे हैं फीटस को या उसके प्लेसेंटल पार्ट्स को बाकी एनिमल्स के घास से, पानी से, तो वो रिस्क रहेगा कि आपके फार्म में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ने का। दूसरा, कंटेमिनेटेड फीड, अगर आपकी फीड प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, जो आपने साइलेज रखा है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है, फंगस लग रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें माइकोटॉक्सिकोसिस होने के या लिस्टीरिया का इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो कि लिस्टीरिया एक ऐसा कीटाणु है जो कि लेट टाइम में अबॉर्शंस करता है, तो उससे भी हमें एनिमल्स को बचाना है। कंटेमिनेटेड फीड, खराब फीड, माइकोटॉक्सिन्स वाली फीड या खराब साइलेज जिसमें फंगस लगी है, या खराब मॉइस्चर वाला साइलेज, गीला साइलेज हमने एनिमल्स को बिल्कुल नहीं देना है। इन फैक्टर्स का जब हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत हद तक अपने फार्म में इन्फेक्शियस अबॉर्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन, कैसे हमने इन्फेक्शियस अबॉर्शंस को प्रिवेंट करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन। तो आज की डेट में हम बात करें तो ब्रुसेला S19 स्ट्रेन हमारे पास है ब्रुसेला के अगेंस्ट, जिसकी लाइफ टाइम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो जब हमारे फीमेल काफ 4 से 6 महीने के होते हैं छोटे, तो उनमें ब्रुसेला की वैक्सीनेशन की जाती है। और हमारे पास लाइव मार्कर वैक्सीनेशंस हैं IBR की, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस की। तो दोनों वैक्सीनेशंस आप जरूर अपने फार्म पे करवाइए, ताकि हम अपने फार्म में, हर्ड में एनिमल्स को इन बीमारियों से बचा के रख सकें। दूसरी चीज़, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप सीरो मॉनिटरिंग करें कि अपने एनिमल्स में रैंडम कुछ एनिमल्स का ब्लड सैंपल देके उनमें सीरम में एंटीबॉडीज जरूर देखें कि कहीं ब्रुसेला की, IBR की, बोवाइन वायरल डायरिया की या किसी वायरस की एंटीबॉडीज आपके एनिमल्स के ब्लड में आ तो नहीं रही हैं। तो उससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे फार्म पे इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ज़्यादा बन रही हैं, तो हमारे फार्म में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। तो रेगुलर इंटरवल पे जब आप ब्लड सैंपल्स के एस्टिमेशन करेंगे, सीरम सैंपल्स के एस्टिमेशन करवाएंगे, तो उससे एक आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे फार्म पे ये चीज़ कंट्रोल में है कि नहीं है। तीसरा, कलिंग और सेग्रीगेशन ऑफ पॉजिटिव एनिमल्स। अगर कोई एनिमल में अबॉर्शन होता है, आप टेस्ट कराते हैं और वो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसको बाकी एनिमल से सेग्रीगेट करके रखें, उसको बाकी हर्ड के साथ ना मिलाएं, उसकी फीडिंग अलग करें, उसकी सारी मैनेजमेंट अलग करें, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है बाकी एनिमल्स के कांटेक्ट में ना आए। चौथा, अपने फार्म में प्रॉपर बायोसिक्योरिटी रखें। स्ट्रे एनिमल्स को अपने फार्म में बिल्कुल एंट्री ना दें। बाहर से जब भी आप एनिमल्स को परचेज करते हैं, 20 दिन का क्वारंटाइन मिनिमम आप एनिमल को दें, उनको बाकी एनिमल्स के साथ मिलाएं ना। एक बार टेस्टिंग उसकी आने पे होती है, उसके 20 दिन बाद उसकी टेस्टिंग सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट दोबारा होगी। जब वो 2 बार नेगेटिव आ जाएगा रिपोर्ट्स में, तब उसको फार्म में एंटर करने दिया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस अबॉर्शंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म में। धन्यवाद।